हाँ जी, आज मेरे साथ मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त डॉक्टर विक्रम हैं। मुझे मिलने आए और मुझे ध्यान आया कि आज हम विक्रम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। डॉक्टर विक्रम मेरे साथ मौलाना साहब में वी गो बैक टू द डेज़ ऑफ एमबीबीएस एंड आई एम सो हैप्पी एंड एक्चुअली ऑनर्ड दैट ही हैज़ बीन वर्किंग इन फार्मा इंडस्ट्री इन वेरी सीनियर पोजीशन फॉर लास्ट 20 इयर्स। और मुझे क्या लगता है एज़ डॉक्टर्स कभी-कभी और जो बच्चे मेडिकल स्टूडेंट भी मुझे आज सुन रहे हैं, कभी-कभी हम सोचते भी नहीं कि क्या हमारे लिए क्या अपॉर्च्युनिटी हो सकती है फार्मा में और हम क्या कर सकते हैं? विक्रम थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएँ। Thanks, Dr. Sumer. So, as Sumer said, we were batchmates in Maulana Azad Medical College way back. We met each other for the first time in '94. Somehow, after graduation and post graduation, we lost touch. But then, happy to meet him after so many years and see him doing so well. To your question, Sumer, मैं भी equally confused था. और मेरा भी information awareness about opportunities outside of clinical practice was very limited. For me, this happened more by accident. For personal reasons, I decided to quit practicing medicine after doing MD medicine. ओके, और हमारे कॉलेज के दो सीनियर थे जो एमडी मेडिसिन करने के बाद फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। तो उनसे मिला, तो उन्होंने बोला जॉइन कर ले, एक्सपीरियंस कर ले, मज़ा आएगा तो अच्छी बात है, नहीं नहीं मज़ा आए तो और भी कुछ एक्सप्लोर कर सकता है, वापस क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी जा सकता है। So that's how I joined pharma industry. It took me around 3 to 4 years to to relate my purpose to my job. 3 4 साल तक I was doing well, but I was not able to find that purpose in job. तो उन 3 4 साल में मैं शुरू में इंडियन फार्मा कंपनी पनेशिया बायोटेक के साथ काम किया। उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू एस्ट्राजेनेका, देन बैक्स्टर एंड देन सोनोफी। समवेयर इन सोनोफी व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर वैक्सीन्स, मेरे को क्लियर कट पर्पस समझ में आ गया। आई वाज एबल टू रिलेट टू माय एजुकेशन, माय मोटिव्स, माय वैल्यूज एंड द जॉब दैट आई वाज डूइंग, एंड नो लुकिंग बैक सिंस देन। पिछले 15 साल से आई हैव वर्कड बाय एंड लार्ज फॉर टू मेजर फार्मा जायंट्स। एक एमएसडी है विच इज नोन एज मर्क इन यूएस एंड कनाडा, और एक जॉनसन जॉनसन है। जॉनसन जॉनसन में 5 साल काम किया, और एमएसडी में आई एम कंटिन्यूइंग। ओवरऑल आई हैव कंप्लीटेड अराउंड 11 इयर्स इन एमएसडी। अभी मैं ईस्टर्न यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका रीजन का मेडिकल अफेयर्स हेड करता हूँ, और रिसेंटली वापस दिल्ली में आ गया। मैं दिल्ली से ऑपरेट करता हूँ। जर्नी एक्साइटिंग रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बहुत ट्रैवल करने को भी मिला है, और बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारी सोसाइटीज, बहुत सारे हेल्थ केयर सिस्टम समझने को मिले हैं। सो इन दैट सेंस इट इज वेरी वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। बडिंग डॉक्टर्स, एस्टैब्लिश डॉक्टर्स को एक पर्सपेक्टिव ये देना चाहता हूँ कि जो हमारी प्रैक्टिसिंग कम्युनिटी है, आ, वो एक फ्रंट लाइन केयर गिवर है, बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो हमको इक्विप करता है टू इफेक्टिवली डिलीवर दैट केयर। तो उसमें डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री आती है, डिवाइसेस इंडस्ट्री आती है, कंज्यूमेबल इंडस्ट्री आती है, फार्मा इंडस्ट्री आती है, एंड ऑफ कोर्स मेडिकल एजुकेशन इंडस्ट्री भी आती है। बट इट्स अ ह्यूज ह्यूज इंडस्ट्री विच इक्विप्स all of us individuals to deliver care at to the patient. जो हम नॉलेज ला रहे हैं, जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं, जो हम डायग्नोस्टिक्स रन कर रहे हैं या हम जो डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। Absolutely. और कई बार हम जब एज़ डॉक्टर सोचते हैं या हम जब यंग डॉक्टर्स या हम मेडिकल स्टूडेंट सोचते थे, हम तो सिर्फ़ डायरेक्ट ये सोचते थे मरीज़ को देखना है, अपन ही किंग है और पीछे हमको सोचना ही नहीं आगे। तो वी नेवर रियलाइज़्ड कि अपॉर्च्युनिटी क्या हो सकती है वहाँ पे। तो विक्रम जैसे आज ना अगर एक ना बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं क्या हमें अगर फार्मा इंडस्ट्री में या रिसर्च में काम करना है आगे, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, तो क्या मैं एमडी फार्मा करना पड़ेगा या मैं किसी भी जगह आगे पढ़ के इस जगह पे पिवट कर सकता हूँ? कैसे थॉट होना चाहिए? देखिए, पढ़ाई तो ऐसी है कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट देता है पढ़ाई में, अगर इन्वेस्ट करेंगे तो। तो मेरा अर्ज रहेगा कि अगर आप टेक्निकल डोमेन में जाना चाहते हैं, साइंटिफिक डोमेन में जाना चाहते हैं, तो इट इज़ एडवाइजेबल टू गो फॉर एमडी। किस सब्जेक्ट में एमडी करते हैं कम मैटर करता है। एमडी करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे आपको एक रिसर्च ओरिएंटेशन आ जाता है, एंड ओवरऑल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट डजंट बिकम अ करियर लिमिटेशन।
अगर नहीं आप मैनेजमेंट साइड में जाना चाहते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड आई वेलकम पीपल टू ज्वाइन द मैनेजमेंट साइड ऑफ फार्मा इंडस्ट्री और बायो फार्मा इंडस्ट्री और इवन डिवाइसेस इंडस्ट्री, because currently it is dominated by non-healthcare professional, not only non-doctors, they are non-pharmacists, they come from engineering background, finance background, legal background, but they are exceptionally good. Representation of medical doctors on management side is very low. तो ज़रूर वो भी बड़ा अच्छा चॉइस है, उसके लिए आई वुड एनकरेज यू टू गो फॉर MBA फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो वो भी एक ऑप्शन है। बट अगर टेक्निकल साइड में जाना चाहते हैं तो MD करना ज़रूरी है, किस सब्जेक्ट में करना है ज़रूरी नहीं है। इंडिया में आज की तारीख में अप्रोक्सीमेटली 3,000 से 3,500 डॉक्टर्स रहेंगे जो कि बायोफार्मा इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। व्हेन आई से डायरेक्टली, दे आर एम्प्लॉयड विद बायोफार्मा इंडस्ट्री, एंड व्हेन आई से इनडायरेक्टली, दे वर्क फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और फार्माकोविजिलेंस सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो लगभग 3,500 के आसपास डॉक्टर्स रहेंगे। अंदाजन I would say 70 to 80% of them would be having postgraduate qualification, most of them pharmacology, because just because awareness of other streams about this particular sector is relatively poor, तो इसलिए by default MD pharmacology के लोग आते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं कि दूसरे स्पेशलिटीज के नहीं आ सकते या उनकी वैल्यू कम होती है। इनफैक्ट आई वुड से कि अगर क्लिनिकल बैकग्राउंड के आते हैं तो उसका एप्लीकेशन ज़्यादा रहता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो क्लिनिशियंस हैं and who are into pharma industry in India, outside of India, और खास करके यूएस में अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस बैकग्राउंड से आते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और जो आपने बताया कि 3-3,500 डॉक्टर हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हैं, उसमें डायरेक्ट जो एम्प्लॉयज जो डायरेक्ट होंगे वो क्या प्रोपोर्शन होगा? रफली अराउंड 50-50। 50-50 यानी 2,000 के लगभग लोग डायरेक्टली मेडिकल एजुकेशन के बाद फार्मा में काम कर रहे हैं। फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि वहाँ पे नीड और ज़्यादा है और लोग कम अवेयर हैं? मतलब ऐसा है कि और डॉक्टर्स इस तरफ सोचें तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं? एक्सपैंड कर रहा है और एक्सपैंड किया भी है। जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है उसमें तो इट इज रीजनेबली सैचुरेटेड, बट ऑफ कोर्स पीपल रिटायर, पीपल मूव ऑन टू टेक अप जॉब्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो जॉब्स तो आते रहते हैं। बट बाय एंड लार्ज एक पूल है, वो पूल एक्सपैंड इतना तेज नहीं कर रहा। बट जो सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और खास करके फार्माकोविजिलेंस, तो वो काफ़ी एक्सपैंड किया है रिसेंट टाइम्स में और भी एक्सपैंड कर रहा है। Because India has not only a pool of highly qualified and trained physicians, but they're also English speaking. And overall, it makes sense for global pharma to outsource things to India because of cost efficiencies. और ऐसा है कि जो लोग इंडिया में जैसे फार्मा में काम करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी इंडिया के बाहर और ज़्यादा है? बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज इंडिया के बाहर तो डेफिनेटली और ज़्यादा है, be it in Asia Pacific, be it in Europe, Middle East, and more so in the US. Of course, आप लोग तो जानते ही है कि हमारे देश से काफ़ी सारे डॉक्टर्स US में जाते हैं, and a significant proportion of them join pharma industry. और वहाँ एक कंटिन्यूस फ्लो चलता रहता है बिटवीन एकेडमिया एंड फार्मा इंडस्ट्री। पीपल मूव फ्रॉम टीचिंग पोजीशंस to industry, they go back to academia, they come back to industry, and they don't lose advantage of they don't lose their experience, so the experience is counted. तो बेसिकली वहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल भाषा में डालूँ तो वहाँ पे जो लोग हेल्थ केयर में हैं वो हेल्थ केयर और इंडस्ट्री में दोनों में अपनी इनपुट और लीडरशिप मेंटेन रखते हैं। यूएस में यहाँ पे हम एक तरफ आ जाते हैं और वो लीडरशिप हमने दूसरों को लूज भी कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ अगर कोई 15 साल प्रैक्टिस करने के बाद बोले कि मैं इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगा, मेरा एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होगा इंडिया में, बट यूएस में होगा। तो क्या इसका कारण ये है कि बड़ी कंपनियां जो हैं वो बाहर ज़्यादा हैं इंडिया के मुकाबले, या कोई ऐसा कोई फ्यूचर में चेंज होगा? या जैसे कई बार हम किसी भी इंडस्ट्री में देखते हैं कि जो चीज़ अमेरिका में हो रही होती है आज से 5 साल 8 साल बाद इंडिया में भी उस तरह का अपॉर्चुनिटी आता है, तो क्या हम सोचें कि इंडिया में बढ़ेगा ये लोगों की ज़रूरत और अवेयरनेस डॉक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सुमेर इधर कि इंडिया में रिसर्च बहुत रूडिमेंट्री स्टेज पर है, खास करके मेडिकल रिसर्च आई वुड से। सो दैट इज व्हाई
जो एकेडमिक्स या रिसर्च का एक्सपीरियंस है, इट इज नॉट गिवन वेट इन इंडिया इन द इंडस्ट्री, वेयरएज यूएस में अपोजिट है। यूएस में एकेडमिया में बहुत हाई क्वालिटी रिसर्च होता है, एंड दैट इज व्हाई दैट एक्सपीरियंस इज काउंटेड। ओके। तो अनलेस until we upgrade our research system in India many notches above, this is unlikely to happen. ओके। और कोई मैसेज आपकी तरफ से, कोई क्या इसमें कोई स्टार्टअप या इनके लिए भी कोई जगह है डॉक्टर्स के लिए, कोई मतलब छोटे सब डोमेन्स के अंदर नीश में, क्या वो कुछ अपना एक्सपर्टीज ला सकते हैं? एब्सोल्युटली, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, दे आर फार फार मोर इन्फॉर्म्ड एंड फार मोर एंटरप्रेन्योर इन देयर माइंडसेट एंड अप्रोच। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, खास करके अभी टेक्नोलॉजी आ गया। आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू बायोफार्मा नाउ, बट डायग्नोस्टिक्स में काफ़ी हैं, एंड एजुकेशन में हम बात कर रहे थे, काफ़ी स्कोप है टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन करने का अपार्ट फ्रॉम आर डोमेन हेल्थ केयर नॉलेज। ऐसा कोई प्रोग्राम तो आई हैव नॉट हर्ड ऑफ विच प्रिपेयर्स अस फॉर सच वेंचर्स, बट इन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट बहुत लोग हैं जो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, मेंटोर कर सकते हैं, एंड दे वुड लव टू डू इट। और अगर मैं ब्रॉडली सोचूं तो आपकी जर्नी अगर मैं देखता हूं तो अवेयरनेस आई कोई हमारे सीनियर से या कोई जानकार से, तो लगभग मुझे लगता है पूरे इसी तरह से, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर्ड मेथड तो मैंने देखा नहीं। नहीं है, नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे मैमसी के ही हम्म। कुछ दो तीन सीनियर्स थे, तो बहुत सीनियर पोजीशन में उस टाइम में हुआ करते थे, नाउ ओके। दे हैव रिटायर्ड, बट फिर भी ये इंफॉर्मेशन एक्टिवली कैस्केड नहीं किया जाता, एक कम्युनिटी की तरह नहीं इसको बिल्ड किया जाता है। अलग माना जाता है कि ये क्लिनिकल प्रैक्टिसिंग वाले डॉक्टर वाली कम्युनिटी अलग है और हाँ, ये और फार्मा इवन वो विद पता इन नहीं आवर रहता। कम्युनिटी, हम्म। इट इज नॉट अ वेल निट कम्युनिटी। जी। We don't publicize it, we don't popularize it, we don't expand it. तो आपने ना आज इस टॉक में बहुत सारी चीज़ों को टच अपॉन किया, रिसर्च को भी, फार्मा इंडस्ट्री की वैल्यू को भी, और हम और क्या कर सकते हैं उसके ऊपर भी। तो क्या कोई समराइज आप कर सकते हो लिसनर्स के लिए, जो आज एक ना फॉर्मेटिव ईयर में बच्चा है, डॉक्टर है, एमबीबीएस खत्म किया, कुछ करना चाहता है, कुछ रिसर्च में कुछ करना चाहता है, कुछ फार्मा में कुछ करना चाहता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा उसको कहाँ शुरुआत करे, कुछ उसको कहना चाहते हो? एक तो ये बोलूंगा, अगर आपने एमबीबीएस किया है तो उसका आप अपना स्ट्रेंथ गिने, उसको लिमिटेशन मत गिने। जी। बिकॉज कई लोग इस माइंडसेट में रहते हैं कि मैंने तो अभी डॉक्टरी पढ़ ली, अब तो मेरे को एक ही काम करना है, वो है क्लिनिकल प्रैक्टिस करना है। क्लिनिकल प्रैक्टिस करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो एक एक ही ऑप्शन नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है एमबीबीएस करने के बाद। सो अपना माइंड ओपन रखे, पहली बात। दूसरी बात, अगर डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट करें। मोस्ट ऑफ यू आर इन 20s, सो दैट्स फाइन, इट्स स्टिल टू टू अर्ली। तो आप एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें। अगर आपको नहीं है, कंफ्यूजन है कि आपको रिसर्च करना है, एकेडमिक करना है, प्रैक्टिस करना है, मैनेजमेंट करना है, तो टॉक टू पीपल, देयर आर मेनी पीपल हु आर विल बी मोर देन हैप्पी टू स्पीक टू यू। और एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं आप, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल काम कर सकते हैं, और तब डिसाइड करें कि क्या रेजोनेट कर रहा है आपके वैल्यूज और फीलिंग्स और इंटरेस्ट के साथ, तो उसके बाद डिसाइड करें। और आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, एज लॉन्ग एज यू आर श्योर दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। और मैंने तो यही सीखा है ज़िंदगी में ना कि एक तो इनिशिएटिव लो, अपने आप बात करो, पता ही नहीं होता आगे वाले इतने बड़ी पोजीशन हम सोच रहे होते हैं, वो आदमी से बात करो, वो बात करता है। बिल्कुल, हम सोच रहे बिल्कुल। थे कि वो बात ही नहीं करेगा, क्योंकि कॉलेज में ऐसी हायरार्की सिखाई गई थी कि सीनियर बात नहीं करेगा, वैसा वाला। हाँ, और दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी कि हम ना हर बार ये सोचते हैं कि हर चीज़ को पूरी ज़िंदगी के लिए करना है, ऐसा नहीं है। आप शुरुआत करो, नहीं जमेगा तो बदल लेना। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो फिर आप रिग्रेट ही क्रिएट करोगे अपने अग्रीड, लिए, अग्रीड, है ना? एब्सोल्युटली। तो बहुत मज़ा आया विक्रम आपसे बात करके। मुझे लगता है कि जो लिसनर आज हमें सुन रहे हैं उनको आपने एक नया पर्सपेक्टिव दिया। थैंक यू सो एंड मच। अगर मेरे पास और क्वेश्चंस आएँगे लोगों के, और मुझे लगता है बहुत सारे आने चाहिए, तो मैं शायद आपको दोबारा एक बार और बुलाऊँ और एनी दोबारा टाइम, तंग करूँ, है ना? एनी टाइम। थैंक यू विक्रम, थैंक थैंक यू। यू।